हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी बच्चे अभी 12वीं पास किए हैं वे कॉलेज में जाएंगे और डिप्लोमा करना चाहेंगे, इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, फार्मेसी कुछ बच्चे करना चाहते हैं, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं। तो इन बच्चों को इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और जो कि आप लोगों का CG, PPT, PET, PAT, नर्सिंग वगैरह में होता है। तो इनका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस जो न्यू क्वेश्चंस हैं साइंस के, मैं अभी आप लोगों के लिए 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज ला रहा हूँ। 10 साइंस में आप लोगों का फिजिक्स का रहेगा, 10 केमिस्ट्री का रहेगा, 10 बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, कुछ समय बाद मैथ्स का भी लेके आऊँगा जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो अभी मैं साइंस का लेके आ रहा हूँ, ये पार्ट 1 वीडियो है। इस ऐसे ही 100 प्रश्नों का सीरीज आएगा जो कि आप लोगों के लिए MCQ होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लें और ये पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, ताकि आप लोग जब भी बैठेंगे एग्ज़ाम देने तो आप लोगों को इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये आप लोगों को जो सिलेबस है CG, PPT, PET, PAT का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसमें से वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, इसमें से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसमें आता है आप लोगों का द्रव्यमान। ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा है उसको हम लोग किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका आंसर होता है कैलोरी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? जो पदार्थ होता है उसके संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? पहला है वेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है बल। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के पास, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ठीक है, तो पहला है आप लोगों का सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम, और डी है न्यूटन का तीसरा नियम। इसका आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। आप भी पढ़े होंगे, जब आप बस में बैठते हैं तो अचानक ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन का पहला नियम से समझाया जा सकता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? मतलब कि जो आइसबर्ग है, मतलब जो आइस का गोला होता है, बर्फ़ का गोला होता है, समुद्र में कितना भाग समुद्र से ऊपर होता है? पहला है ए है 1/9, बी है 1/10, सी है 1/6, डी है 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जो भी दलदली सड़कें होती हैं उस पर हम लोग क्यों फिसलते हैं? तो पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आपेक्षिक वेग, तीसरा घर्षण की कमी, और चौथा है घर्षण की अधिकता। तो आप भी जानते हैं कि हम लोग कभी भी चलते, कहीं भी चलते उलते हैं तो घर्षण की वजह से ही हम लोग चलते हैं, और जो दलदली सड़क होती है वहाँ पे घर्षण कम हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे फिसल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि और भी इसमें का मैं वीडियो बना सकूँ। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? जो प्रकाशीय वोल्टीय सेल होता है उसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? पहला है आप लोगों का प्रकाशीय ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो आंसर 1 होगा आप लोगों का प्रकाशीय ऊर्जा। 8वां नंबर है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं उसमें किस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है? पहला है पास्कल का नियम, दूसरा है टैरिसेली का नियम, तीसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, और चौथा है न्यूटन का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब आप लोग जानते होंगे कि दूध को अच्छे से मथते हैं, मथा जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाता है? तो पहला है आप लोगों का अपकेंद्री के बल के कारण, दूसरा अभिकेंद्री बल के कारण, सी है आप लोगों का गुरुत्व बल,
चौथा डी है घर्षण बल। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के वजह से जो क्रीम है वो अलग हो जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो होते हैं वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पहला ए है ऊर्जा के, बी है द्रव्यमान के, सी है रैखिक संवेग के, डी है कोणीय वेग के। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के, आंसर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भौतिक विज्ञान का था। ये 10 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान थे। अब मैं 10 क्वेश्चन रसायन विज्ञान का लूँगा, ताकि आप लोगों को इसमें का भी 10-10 क्वेश्चन तीनों का पार्ट का लूँगा, ताकि आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। देखिए रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसमें से कौन रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो हम लोगों का अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉन है उसका सफलतापूर्वक निर्धारण किसने, कौन बताए थे? तो मिलीकन ने बताए थे। कौन बताए थे? मिलीकन ने। ठीक है, पहला आंसर था थॉमसन, दूसरा था मिलीकन, तीसरा था रदरफोर्ड, चौथा था कूलाम। उसमें मिलीकन आप लोगों का सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता? कौन सा ऐसा न्यूक्लियर कण है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता और कोई आवेश भी नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है? ठीक है, पहला आंसर है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है मेसॉन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, फिर भी वो प्रचक्रण होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फोर्थ, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का है रासायनिक गुण, इसमें से कौन सा तय करेगा? पहला है प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा न्यूट्रॉनों की संख्या और डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के वजह से ही तत्वों का जो रासायनिक गुण है उसको निर्धारण कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? इसमें से किसका जो संरूपण है वो तत्व के लिए है? तो पहला है 2-8, फिर बी है 2-8-7, फिर सी है 2-8-8, डी है 2-8-8-2। तो यहाँ पे आप जब भी पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब भी पढ़ते होंगे तो आपको सिखाया गया होगा 2-8-8-2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2-8-8-2। छठा नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परमाणु का भाग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, फोटॉन यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो ये फोटॉन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? जो रेडियो सक्रियता की परिघटना है उसकी खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, हेनरी बेकरेल ने या जे थॉमसन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करता है। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप लोग प्लस कर दोगे तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो दोनों को हम लोग प्लस कर दिए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो 4 आएगा आंसर, और आंसर बी आप लोगों का सही है यहाँ पे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में या एक्स किरणों में? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसमें बीटा किरणों में आप लोगों का ऋणात्मक आवेश होगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसमें से कौन? एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम। इसमें से कौन आप लोगों का
रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जर्कोनियम। ठीक है, डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। देखिए, अब जीव विज्ञान का हम लोग देखेंगे। जीव विज्ञान में भी 10 क्वेश्चन देखेंगे। मैं 10-10 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि तीनों का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट होते रहे, और आपको आपके एग्जाम तक मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों को 100 क्वेश्चन सब में करा दूंगा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जो दूध से दही जमाते हैं तो दूध में दही का थोड़ा पार्ट डाला जाता है जिससे कि दही जम जाती है, तो उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, पहला आंसर है एसिटोबैक्टर, दूसरा है ल्यूकोनोस्टोक, तीसरा है बेसिलस, चौथा है लैक्टोबेसिलस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा आंसर ए, एसिटोबैक्टर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है। नाइट्रोजन यौगीकरण में आप लोगों का कौन सी फसल सहायक होगी। पहला ए, चावल, बी, गेहूं, सी, फली, तीस, मकई। तो इसमें सी हो जाएगा फली। ठीक है, फली मतलब फली। ठीक है, आप लोग जो नाइट्रोजन यौगीकरण है उसका सी आंसर हो जाएगा फली। ठीक है, फिर क्वेश्चन तीसरा देखते हैं जीव विज्ञान का हम लोग, बायोलॉजी का। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। देखते हैं आप लोगों को कि बहुत सारे जानवर होते हैं उसके मुंह फूल जाते हैं, यहाँ पे फुट एंड माउथ रोग उसको बोला जाता है। तो किस कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं कि कवक के कारण होते हैं कि प्रोटोजोआ के कि विषाणु को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, विषाणु के द्वारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जीव विज्ञान का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। चावल की फसल होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, जैव उर्वरक का कार्य करता है। पहला है आंसर नील हरित शैवाल, दूसरा है राइबोजियम स्पिंजिस, तीसरा है कवक मूल कवक, और डी है एजोटोबैक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का पैर बहुत मोटा हो जाता है, एक पैर बहुत मोटा एक पतला हो जाता है, या दोनों पैर बहुत मोटा हो जाता है, उसी को बोलते हैं एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो ये पहला है आंसर जीवाणु से, दूसरा है कवक से, तीसरा है प्रोटोजोआ से, चौथा है नीमेटोड से। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, कवक से एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। छठा क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। ठीक है, तो इसमें है फर्न, दूसरा बी है लाइकेन, तीसरा है मनी प्लांट, डी है अमरबेल। तो यहाँ पे लाइकेन नामक जो पौधा है वो वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी के 10-10 पार्ट करते 10-10 क्वेश्चन लेने हैं, और ऊपर से आप लोगों को इसको रिवीजन करना है। 2 बार कम से कम वीडियो देख लोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आप लोगों के तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, आप अपना जो भी सिलेबस है उसको भी देख लेंगे, इसी में से आएंगे आपके क्वेश्चन। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल उभयचर कहते हैं। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं। तो पहला है शैवाल को, फंगस को, बायोफाइटा को, या टेरिफाइटा को। तो आंसर सी हो जाएगा बायोफाइटा। ठीक है, बायोफाइटा का वनस्पति जगत में जल स्थलचर बोला जाता है। 8वां क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें। 8वां क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तेल प्रदूषण जो है उसको नियंत्रण करने के लिए सुपर बग क्या होता है। तो पहला आंसर है कवक विकृति, दूसरा है जीवाणु विकृति, तीसरा है जल पिस्सू, चौथा है शैवाल विकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीवाणु विकृति। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग जीवाणु विकृति होता है। अब 9वां है आप लोगों का, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। तो पान की लता में बनने वाली जड़ अ स्तंभ जड़, बी होगा अनुकलन जड़,
सी होगा आरोही जड़, डी होगा छायादार जड़। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी आरोही जड़, ये सी हो जाएगा आरोही जड़। डी अब 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित मतलब रूप बदल लेता है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, रूपांतरित तना का मतलब कि जो आपका आलू होता है वो एक तना ही होता है, फिर वो आलू के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो उसी को रूपांतरित तना बोला जाता है। जो आप लोग आलू कभी लगाए होंगे, देखे होंगे, तो वो तना ही होता है, लेकिन वो अपना जो उसका भाग है, जो आलू का भाग है, वो तना फैलता नहीं है, बस छोटा सा गुद्देदार हो जाता है, इसलिए उसको रूपांतरित तना कहते हैं। तो ये आलू होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये 10-10 क्वेश्चन का सीरीज था। आगे आपके जैसा आप लोग पसंद करेंगे उसके हिसाब से फिर से 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा। ऐसी करके सभी का मैं 100-100 क्वेश्चन करा दूंगा। 300 क्वेश्चन आपके साइंस से हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।